चलिए बात करते हैं कि संस्कृत में कैसे 30 में से 30 नंबर लेकर आए। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रख लेना, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसके अंदर मैंने बहुत से बच्चों को 10-10, 12-12 मतलब इतने कम स्कोर भी लाते हुए देखा है। तो हिंदी का और संस्कृत का कंटेंट सेम है, क्योंकि बच्चों को संस्कृत के अंदर लैंग्वेज की दिक्कत आती है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है। आपको ग्रामर पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक ग्रामर आपको पता होना चाहिए। ठीक, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो मैं अपने सीटेट के नोट्स देता हूं, अगर आप लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको अच्छे नंबर से पास करना है, पास नहीं अच्छे नंबर से पास करना है, तो आपको कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग मेरे नोट्स ले लेना, sachinacademy.com, गूगल पर जाकर सर्च करना sachinacademy.com, मेरी वेबसाइट जाकर खुल जाएगी। तो वहां पर आप लोग देखना जो लैंग्वेज दी हुई है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, तो संस्कृत के अंदर मैंने कंटेंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने हिंदी के अंदर दिया हुआ है। तो हिंदी का और संस्कृत का कंटेंट सेम है। अब जो कंटेंट हिंदी के अंदर दिया हुआ वही सेम संस्कृत के अंदर देने का फायदा नहीं था। तो संस्कृत के अंदर मैंने क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा दिए हुए, विद एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए और विद व्याख्या के साथ दिए हुए, ताकि बच्चों को लैंग्वेज के अंदर दिक्कत ना आए। क्योंकि बच्चों को संस्कृत के अंदर लैंग्वेज की दिक्कत आती है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ट्रांसलेट करके दिए हुए। ठीक है, तो जो भी आपका पेपर हो, पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, वो आप लोग यहां से कोई सा भी ले सकते हो, सभी सब्जेक्ट के आपको यहां से मिल जाएंगे। उसके अलावा जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो। चलिए बात करते हैं कि संस्कृत में कैसे 30 में से 30 नंबर लेकर आए। और देखिए 30 में से 30 मान लीजिए आप लोग ना लेकर आए, लेकिन इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 25 प्लस जरूर लेकर आ जाओगे आप। 30 में से 30 भी बहुत से बच्चे लेकर आ जाएंगे, लेकिन अगर 30 में से 30 बाई चांस नहीं आए तो 25 प्लस नंबर आपके कहीं नहीं गए आपके संस्कृत के अंदर। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रख लेना, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसके अंदर मैंने बहुत से बच्चों को 10-10, 12-12 मतलब इतने कम स्कोर भी लाते हुए देखा है। उसकी सबसे बड़ी गलती यह होती है, बच्चों को पता ही नहीं होता संस्कृत में पढ़ना कहाँ है, कहां से पढ़ना है, बड़े मिसगाइड होते हैं। ठीक है, तो आपको मिसगाइड बिल्कुल नहीं होना। तो आपको इतना बड़ा स्कोर कैसे करना है वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से इस बात को सुनना। ठीक है, तो पहले तो आपका एक कंफ्यूजन दूर हो गया कि जो आपकी दो लैंग्वेज आपको लेनी होती है, दोनों का सिलेबस आपका, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज का आपका फर्क होता है। ठीक, अब देखिए आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपके साथ सात चीजें शेयर कर देता हूं। 30 नंबर का आपकी संस्कृत आएगी। ठीक, अब 30 में से आपके दो पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है आपका 15 नंबर का, जिसमें आपके आ जाते हैं गद्यांश और काव्यांश। जो आपकी दूसरी लैंग्वेज होती है उसमें भी आपके गद्यांश और काव्यांश आते हैं, यानी पैराग्राफ आता है 15 नंबर में। ठीक है, एक आपका गद्यांश पूछ लेगा, एक आपका काव्यांश पूछ लेगा। अब इसके लिए जो आपका पेपर होगा, आपका ऑनलाइन पेपर होगा, तो ऑनलाइन की आपको क्या काम करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। एक मैं आपको करा के बता दूंगा कि ऑनलाइन में आपको किस तरीके से जो आपका पैराग्राफ आता है, गद्यांश काव्यांश होता है, उसको करने का क्या तरीका होता है, ताकि कम टाइम में आप लोग सटीक तरीके से आंसर दे पाओ। मैं आपको एक कराकर दिखा दूंगा, बट उसके बाद सारा काम आपका बचता है, क्योंकि गद्यांश काव्यांश में एक टीचर उसके बाद कुछ नहीं कर सकता, वो आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करा के दिखा देगा, इसके बाद सारा काम आपका बचता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप लोग सीख जाओगे गद्यांश और काव्यांश को करने का तरीका। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा से ज्यादा कर लेना। मेरे वाले मॉक टेस्ट में कर सकते हो, उसके अंदर मैंने बहुत सारे भर के दे रखे अपनी वाली वेबसाइट पर। ठीक, तो गद्यांश काव्यांश का तरीका बता दिया। उसके अलावा कोई भी आपकी लैंग्वेज होती है तो उसमें आपकी ग्रामर नहीं पूछी जाती, ये बात ध्यान रख लेना। सीटेट के अंदर ग्रामर नहीं पूछी जाती। बहुत से बच्चे मेरे से कहते हैं सर आपने तो नोट्स के अंदर ग्रामर ही नहीं दी। भाई दू कहां से, जब पूछी नहीं जाती, जब सिलेबस में नहीं है। बट आपको यह बात ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ बेसिक ग्रामर करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? सिर्फ बेसिक ग्रामर। और वो बेसिक ग्रामर आई होप आप लोग सभी को आती होगी। और वो बेसिक ग्रामर क्या होती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह, ये चीज। एक वचन, बहुवचन हो गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक आधा जो पूछ लेता है वो भी आपके गद्यांश और काव्यांश से पूछ लेता है। आपका संधि पूछ लेगा, आपका जो समास पूछ लेगा, ये सिर्फ बेसिक ग्रामर पूछ लेगा। उसके अलावा कभी इतिहास में नहीं पूछेगा, रचनाएं नहीं पूछेगा, इन सब के बारे में नहीं पूछेगा, सिर्फ बेसिक ग्रामर आपसे पूछेगा। और जो बेसिक ग्रामर पूछेगा वो भी आपका गद्यांश और काव्यांश से पूछेगा, जिसका आप लोग पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो वहां से भी आप लोग आंसर दे सकते हो इजीली तरीके से। ठीक, तो आप लोग समझ गए, आपको ग्रामर पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक ग्रामर आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसलिए मैं
वही चीज बनाता हूं नोट्स के अंदर भी जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है, वरना दुनिया भर की चीज मैं भर दूंगा लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिटेल में कि 15 नंबर में आपके गद्यांश और काव्यांश आएंगे, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है, उसी में से आंसर निकाल के, ठीक है, एक मैं करा दूंगा, बाकी आप लोग जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक। इसको आप लोग समझ गए, ये 15 नंबर कहीं नहीं गए, इससे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता, ना तो इसमें कुछ याद करना है और ना ही कुछ अपने दिमाग पर जोर लगाना है, सिर्फ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इसकी आपको करनी है। ये 15 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे संस्कृत में, और 15 नंबर जो भी आपकी दूसरी लैंग्वेज होगी, मान लीजिए आपकी हिंदी होगी, संस्कृत होगी या कुछ होगी, 15 नंबर वहां पर आपके दे जाएंगे। बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए ये वाले, ठीक, ये आपका कवर हो गया। उसके बाद अब बाकी के जो 15 नंबर होते हैं, उस 15 नंबर में आती है आपकी पेडागोजी। इस पेडागोजी में आते हैं बाकी के आपके 15 नंबर। अब इस 15 नंबर में अब देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। देखिए मैंने एक वीडियो हिंदी के ऊपर भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना। सेम टॉपिक जो हिंदी में पढ़ने हैं वही सेम टॉपिक आपको संस्कृत के भी अंदर पढ़ने हैं। मैंने कहा ना कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा हिंदी और संस्कृत के अंदर, सेम टॉपिक आपको यहां पे भी पढ़ने हैं। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पढ़ने होते हैं, खासकर आपकी लैंग्वेज के अंदर। आपने XYZ कोई भी लैंग्वेज लियो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई भी आपने लियो, उसमें कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से आपको पढ़ने होते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिनके बिना शायद आपका CBSE वाले पेपर बना ही नहीं सकते लैंग्वेज का। आपके नोम चोम्स्की, नोम चोम्स्की आपके दोनों लैंग्वेज के अंदर पूछे जाते हैं। कभी कभी आपके CDP में रेयर चांस होता है पूछ लिया जाता है, वरना लैंग्वेज में एक एक क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में जरूर पूछा जाता है आपके नोम चोम्स्की से संबंधित, ठीक है, भाषा से संबंधित इनका जरूर आता है क्वेश्चन। आपका एक क्वेश्चन आता है आपका जीन प्याजे से संबंधित। अब देखो प्याजे कहां कहां पूछे जाते हैं, प्याजे का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका भाषा में पूछा जाता है, जीन यहां पर संस्कृत में पूछा जाता है। आपका जीन प्याजे ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में से XYZ कुछ भी पूछ लेगा, जैसे CDP में इनके सिद्धांत में से कुछ भी पूछ लेता है, संस्कृत में भी इनके सिद्धांत में से कुछ भी पूछ लेगा, ठीक। लेकिन जो हिंदी होती है, हिंदी में इनके सिद्धांत में से सिर्फ इनके जो भाषा पर विचार थे उनमें से पूछा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना ना तो आपको पूरा सीटोएट का निचोड़ निकल जाएगा कि एग्जैक्टली में पेपर में आता क्या है, ठीक है, वरना ऐसी मिस गाइड होते रहोगे आप लोग। तो जीन प्याजे का आपको पूरा पढ़ना है सिद्धांत को, ठीक है, आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक। तो जीन प्याजे का पूछा जाता है। उसी तरीके से आपका लेव वाइगोत्स्की पूछा जाता है। CDP में आपका पूरा सिद्धांत पूछा जाएगा लेव वाइगोत्स्की, संस्कृत में पूरा पूछा जाएगा, हिंदी में उनका पूछा जाएगा आपका जो भाषा पर इन्होंने अपने विचार रखे थे, ठीक। उसके अलावा आपका BF स्किनर का पूछा जाता है। BF स्किनर का आपका जो पूछा जाता है भाषा में, कि भाषा पर इन्होंने जो अपने विचार रखे थे, और हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि इनके अनुसार भाषा पर इनका यह विचार था कि भाषा अनुकरण यानी इमिटेशन के माध्यम से सीखी जाती है। आज तक मैंने CTET में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं देखा, पता नहीं CBSE वालों का मतलब क्या भूत चढ़ा हुआ है, इनके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं देगा कि भाषा सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कहना है? तो ये स्किनर साहब का, रट लेना ये वाली बात को, तो इसके बाहर मैंने आज तक नहीं देखा ये क्वेश्चन, ठीक। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक देखने को मिले, इससे पहले आज तक CTET के एग्जाम में ये कभी देखने को नहीं मिले। ये पिछली बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम में भर भर कर देखने को मिले थे स्टीफन क्रेसन। चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, तो कोई भी लैंग्वेज हो, आपके स्टीफन क्रेसन आपको देखने को मिले थे, और सबसे ज्यादा देखने को मिले थे आपके स्टीफन क्रेसन। तो स्टीफन क्रेसन के ऊपर जल्दी ही मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं पूछे गए, तो मैंने कभी इनके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि आज से पहले आए भी नहीं थे। लेकिन जल्दी ही इनके ऊपर डिटेल में वीडियो आने वाली है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, क्या क्या बातें उनके अंदर कही थी, वो मैं डिटेल में डालकर वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ने हैं सिर्फ भाषा के लिए, ठीक। ये बात हो गया, सिर्फ मैं आपकी भाषा के बारे में बात कर रहा हूं। अब बात कर रहा हूं उन टॉपिक के बारे में जो आपको भाषा के अंदर पढ़ने होते हैं, उनके ऊपर अब नजर डालते हैं। देखिए आपको पढ़ना होता है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन 2020, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पर मैं वीडियो डाल चुका हूं, ठीक। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है। NCF 2005 आपको पढ़ना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पढ़ना है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ये आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो देख लेना। उसके अलावा RT 2009 पढ़ लेना, ये भी मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं, नहीं देखी वीडियो तो देख लेना। उसके अलावा भाषा अपने आप में पूरा चैप्टर है, एक मैं डिटेल में वीडियो बनाकर डालूंगा, पूरी डिटेल में वीडियो बनाकर डालूंगा। भाषा के संबंध में जितने भी पॉइंट एग्जाम में आते हैं उन सभी को इस वीडियो के अंदर लूंगा, वो पूरी वीडियो भाषा के नाम से रहेगी, ठीक है। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। ये भाषा के संबंध में आता है। मातृभाषा यानी जो मदर टंग होती है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है।
बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। भाषा कौशल यानी जो भाषा के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। शिक्षण की जो विद्या होती है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, शिक्षण की विद्या, ये मैं करा चुका हूं। भारत की जो भाषाएं होती है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इससे पहले तक एग्जाम में क्वेश्चन यहां से इक्का दुक्का क्वेश्चन आता था, ज्यादातर इंग्लिश के बारे में पूछा जाता था। बट पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, वहां पर खूब क्वेश्चन भारतीय भाषाओं से देखने को मिले थे, तो भारतीय भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा भाषा शिक्षा की अवधारणाएं आपको पढ़नी है, परीक्षणों के बारे में आपको पढ़ना है, आकलन और आपको मूल्यांकन आपको पढ़ना है, अधिगम अक्षमता यानी जो अधिगम विकार होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, वही आपका डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपको पढ़ना है, पठन और लेखन के उपागम पढ़ने हैं, और टीएलएम यानी शिक्षण सहायक सामग्रियां पढ़नी है, जो आपकी टीएलएम होती है, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये आपके वो टॉपिक होते हैं जो आपकी लैंग्वेज के अंदर पूछे जाती है, चाहे आपके पास हिंदी हो, चाहे आपके पास संस्कृत हो, XYZ आपके पास कोई भी लैंग्वेज हो, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो ये बात होगी आपके टॉपिक की जो आपके पेडागोजी के अंदर आते हैं। उसके अलावा कुछ आपके और भी कुछ वर्ड आते हैं जिनको कहा जाता है आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड। देखिए, इससे पहले जब पेपर ऑफलाइन आता था तो उसका मैं इतना बढ़िया तरीके से दर्जीकरण करता था। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड मैंने ऐसे बनाए हुए थे, उनको मैं बच्चों को देता था, वीडियो के अंदर बना के उनको डालता था, एक एक वीडियो से पूरी की पूरी लैंग्वेज खत्म हो जाती थी। बट पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम आया था, नो डाउट पेपर का लेवल अच्छा पूछा गया था, ठीक है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। पेपर का जो लेवल था, नो डाउट बहुत बढ़िया लेवल आता है, बट इतना भी बढ़िया लेवल नहीं था कि हमारी मतलब रेंज से बाहर चला जाए। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आए थे पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में, तो मैं नए नए उनको छांट रहा हूं, और जो कुछ पुराने वाले बेकार चले गए, अपने जो कारतूस थे वो बेकार हो गए, तो उनको अलग करता जा रहा हूं। तो कुछ नए और पॉजिटिव और जो नेगेटिव वर्ड देखने को मिले, उनके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाकर डालूंगा, ठीक। उनसे बहुत हेल्प मिलती है पेडागोजी को सोल्व करने में। और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी तो वैसे वैसे वो एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्लास में मिलते जाएंगे, तो आपको क्लास में खत्म हो जाएंगे, तो आपको करने के लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया कि 30 नंबर की जो आपकी संस्कृत आती है, 15 में आपका जो गद्यांश आता है, 15 में पेडागोजी आती है। पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, इसके अलावा XYZ आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करना। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। संस्कृत में आप लोग मुझसे लिखवा के ले लो, 25+ नंबर आपके कहीं नहीं गए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने। नोट्स के अंदर मैंने 2011 से लेके और जो पिछली बार तक आपका पेपर ऑनलाइन हुआ तब तक के लगभग सारे डाले हुए हैं, आप लोग उनको प्रैक्टिस करना। ना तो कोई बुक लेना, बुक के अंदर बहुत गलतियां भी आपको देखने को मिल जाएगी, और ऐसा एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए जो नोट्स के अंदर दे रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है संस्कृत के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर हमने भी कई सारी किताब देखी है, लेकिन किताब संस्कृत के लिए नहीं मिलती, ठीक। तो प्रीवियस ईयर सबसे बढ़िया रहता है सीटेट के एग्जाम के लिए, और संस्कृत के लिए तो वैसे ही बढ़िया रहता है। अब मैं बात करता हूं कुछ क्वेश्चन आंसर की, और देखिए मैं संस्कृत के लिए बताऊं, अगर मैं बात करूं संस्कृत की क्लास की, तो मेरे ख्याल से 5 क्लास में संस्कृत आपकी खत्म हो जाएगी, 5 क्लास में इनफ रहेगी संस्कृत आपके लिए, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर 2-3 क्लास भी मैं आपको करा दूं ना, तो 2-3 क्लास में आपके पूरे टॉपिक खत्म हो जाने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस का काम बचता है बस आपका, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है नहीं है, मैं बताऊं आपके लैंग्वेज के, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में तो बहुत सारे हो भी जाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस का काम आपका बचता है। तो प्रैक्टिस तो मैं आपके एग्जाम तक कराऊंगा ही, ठीक।